नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय होगा मध्य प्रदेश की जलवायु आधारित डेयरी संवर्धन एवं पशुपालन। जब हम डेयरी और पशुपालन दो मुख्य शब्दों पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस बात का युद्ध स्तर पर जारी है जिक्र कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित किया जा सके और डेयरी उत्पादन को बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि पूरे देश भर में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जानते हैं इससे क्या होगा? इस बात पे जोर दिया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी ये बात मुख्य रूप से उठाई जा रही है कि अगर किसान पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं यानी पशुपालन करते हैं और इसके साथ ही डेयरी उत्पादन अगर बढ़ता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। क्या होंगी वो मुख्य बातें? इस पहल से क्या होगा? किस तरह की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? क्या है वे मुख्य पहलू? आइए जानते हैं। किसान भाई को अगर हम अब बताने लगे कि अब पशुपालन कैसे करना है तो थोड़ा कठिनाई वाला काम है, लेकिन उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। सुधार की गुंजाइश इसलिए है कि हम जिस तरीके से पशुपालन करते हैं तो हमारा एक भाव है अंदर से कि ठीक है साहब, हमारा तो साइड बिजनेस है, यही सोच के करते ना हम कि चलो हमारे पास घर का भूसा है, घर का जो हमारा दाना वो हो गया, चारा हो गया हमारा, चलो जो भी दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक। यही है ना, यही मानसिकता रहती ज्यादातर लोगों की। अभी हम लोगों ने एक, माननीय मंत्री जी आपको बताएं, एक नया प्रयोग किया इस बार। अक्टूबर के महीने में आपको ध्यान होगा, जितने भी पशुपालकों के पास 10 या 10 से अधिक पशु थे या हैं, उनके पास हमारे विभाग के सारे अधिकारी गए थे। है कोई ऐसा जिसके पास 10 से अधिक पशु हो? आपके पास आए थे? जिनके पास भी 10 या 10 से अधिक पशु थे उनके पास हमारे विभाग के लोग गए थे। और वहां जाने का मकसद और इस योजना का मकसद यह था कि किसान भाइयों को इस बात से अवगत कराया जाए कि पशुपालन से हम कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और आज मैं कह सकता हूं इस बात को बड़े दावे के साथ कि पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आमतौर पर हर किसान जानता है। उसको थोड़ा सा अगर तकनीकी तरीके से हम उसको करना शुरू कर दें तो फायदे का सौदा हो जाएगा। और आने वाले समय में मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो प्रदेश और देश की जीडीपी है, उस जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा योगदान, आय में बहुत बड़ा योगदान पशुपालन का होगा। और जब हमारे लोग, जैसे भाई ने बताया कि हमारे जब लोग वहां गए तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने ये बात कही किसानों से कि आप अभी किस तरीके से कर रहे हैं। लोगों ने जो बात मैंने कही, आमतौर पर यही बात सब जगह से उत्तर मिला, लेकिन उस उत्तर से हम लोगों ने क्या सुधार किया और क्या प्रयास किया कि सबसे पहले तो आप जो आप जानवर रखे हो उनको आप एक व्यावसायिक तरीके से आप सोचिए। जैसे अच्छा, मैं यहां जितने किसान बैठे, मैं पूछा साइलेज के बारे में कौन कौन जानता है? कोई जानता है साइलेज के बारे में? किसी ने सुना है? नहीं सुना तो मना कर दो, नहीं सुना। सुना है? नहीं सुना। अब देखिए, साइलेज हमारे जानवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम घर पे भी बना सकते, उसका स्टॉक भी कर सकते और सस्ता भी पड़ता। वो भूसा दाना चारे से सस्ता पड़ता और उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है। और अगर आप ये करोगे तो निश्चित रूप से आपका दूध का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आपकी लागत घट जाएगी। और किसान भाइयों से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपने ठीक से ध्यान रखा तो जानवर की हेल्थ भी अच्छी होगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा और आपकी लागत घट जाएगी। और यही चीज अगर हमने कर ली तो आप समझ लीजिए एक भैंस पर या एक गाय पर आप आराम से 500 रुपया कमा सकते हैं, जिसमें से 200-250 रुपया रोज आपकी बचत हो सकती है। ये जो अपना सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आमदनी बढ़ानी है तो अकेले अनाज से नहीं बढ़ सकती। अनाज के साथ फल की खेती भी, सब्जियों की खेती भी, औषधि खेती भी, लेकिन इसके साथ साथ
अगर पशुपालन जुड़ जाए, आपको विस्तार से बताया, मंत्री जी ने भी मार्गदर्शन किया, खेती का और पशुपालन का तो चोली दामन का साथ है। पहले तो बैलों के बिना कोई कल्पना ही नहीं करता था कि खेती हो भी सकती है। आदमी की हैसियत इसी से पहचानते थे कि कितनी नाड़ी चलती है उसके यहां, कितने बैल हैं। और पहले भी खेती का आनंद लगता, जब पशु होते थे तो भीड़ भी होती थी, घास की जमीन, घास काटना भी पड़ता था, पहड़ भी चरानी पड़ती थी, कई भूल गए होंगे। सवेरे सवेरे 4 बजे बैल छोड़ के जाते थे भीड़ में चराने ताकि अच्छा घास खा लें और बोनी अच्छी हो जाए। और घास भी क्या होते थे, कैल, मुछैल, एक सूकरा। अब इनमें से कई को तो पता ही नहीं होगा कैल, मुछैल और सूकरा क्या है, गुनहैया। लेकिन वो घास थे जो हमारी गौ माता भी खाती थी, भैंस भी खाती थी और बैल भी खाते थे। और जब बोनी होती थी तो मच्छेंद्री मैया की पूरी जब बोनी हो जाती थी तो हमारे यहां, मुझे पता है कि धरती माता की पूजन करते थे, पोर पे पानी हर बोलो। ये पशुपालन और खेती एक ही है। मुनाफा अगर हमें कमाना है तो खेती के साथ पशुपालन भी करना पड़ेगा, करना चाहिए। और आमदनी बढ़ाना तो जिनकी रुचि है वो मछली पालन भी कर सकते हैं। देखिए, दूध और दूध से बनी चीजें जरूरत है आज, और ढंग से कोई पशु पाले तो आज आप जानते हैं, गौ माता की अगर बात करें तो दूध, गोबर से खाद भी, घर की लिपाई पुताई भी, गोमूत्र भी। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। और धरती माता की उर्वरा शक्ति बढ़ाना है तो ये खाद तो हमें चाहिए खेतों में। लेकिन अभी हम बैठे हैं पशुपालन से आमदनी बढ़ाना, और इसलिए पशुपालन के लिए अनेकों योजनाएं राज्य सरकार की है, लखन जी ने बताया होगा, केंद्र सरकार की है। उन योजनाओं का लाभ उठाकर, या पशु भी कई तो ऐसे पालते हैं कि गैया बांधी और सानी पानी का इंतजाम ही नहीं है, सवेरे दो पीठ पे एक लठ के चरिया, तो शाम को वो पौवा, 2 पौवा, आधा किलो, 1 किलो दूध देती बेचारी। और जब दूध नहीं देती तब तो वैसे ही छोड़ दो फिर। लेकिन ढंग से अगर पशुपालन करें, उनकी देख रेख, उनको कौन सा भोजन चाहिए, कौन सा दाना चाहिए, तो पशुपालन से बहुत आमदनी कमाई जा सकती है। और इसलिए पशुपालन के काम में हमको लगना चाहिए। तो कौन सी नस्ल की गाय, कौन सी भैंस, उनका रख रखाव कैसा, तो दूध आमदनी देगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है फल, सब्जी, अनाज, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कई तरह की गतिविधियां। तो प्रोग्राम में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिएगा कृषि दर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15%
नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु आधारित डेयरी संवर्धन एवं पशुपालन। जैसा कि देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पशुओं की जो पॉपुलेशन है वह पॉपुलेशन एक समय पर जो अपने देशी पशु हैं उनकी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जो 20वीं जनगणना हुई उसमें जनसंख्या कम हो गई देशी पशुओं की। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो भैंस वंशी हैं उनकी संख्या बढ़ी है। ये सब किस वजह से हुआ? ये हमारी अवेयरनेस की वजह से हुआ। अच्छा, दूसरा मध्य प्रदेश में जो एक अपने यहाँ की मालवी ब्रीड है जिसे आप लोग जानते हैं, दूसरा निमाड़ी है, कैनकथा है, और गिर आपका श्योपुर जिले के एरिया में है, और साहिवाल भी है, और हरियाणा भी कुछ एरिया में पाई जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि साहिवाल और जर्सी के जो क्रॉस हैं वो भी हमारे यहाँ पर हैं, प्लस जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन है उसके भी क्रॉसेस हैं। तो इस तरीके से जो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो नस्लें हैं, ये सभी नस्लें, विशेषकर जो आपकी क्रॉस ब्रीड्स हैं, आपकी फ्रीजवाल है, करन फ्राइज है, जर्सिंद है, इनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हैं। दूसरा, पशु जो ह्यूमन की संख्या है उसके लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक दुग्ध की पूर्ति जो है करने के लिए हमें अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रति पशु दुग्ध उत्पादन बढ़ाएं, और प्रति पशु दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अच्छी नस्ल की आवश्यकता होगी। और इन सब के साथ साथ जो अत्यंत आवश्यक है वह यह है कि हमें पशुओं का रख रखाव अच्छे तरीके से करना होगा। पशुओं का रख रखाव अच्छे तरीके से करने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो हमें देखने होंगे, समझने होंगे, और उन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग हमें अच्छे तरीके से उनका खान पान रखना है और उनको अच्छे तरीके से रख रखाव करना है। केवल खान पान ही नहीं, रख रखाव भी अत्यंत आवश्यक उसका पार्ट है। कि 4 मेन पिलर होते हैं। जैसे हमारी गाय भैंस के 4 पांव होते हैं, ऐसे ही पशु उत्पादन के 4 पिलर होते हैं। पहला होता है पशु के चुनाव, जैसे कि पशु की नस्ल कौन सी है, उसका दोबारा गर्म का बनना है। दूसरा पशु का आहार, तीसरा पशु का स्वास्थ्य, और चौथा पशु प्रबंधन। ये 4 मेन पिलर हैं। यदि किसान भाई देखें कि हम अच्छी नस्ल का पशु ले आए, लेकिन उसको नवे दूध कराने के लिए जब गर्मी में आती है तो उसके लिए हमारे पास टीके की क्या सुविधा है। हमारे पशु अस्पताल में जो राज्य सरकार के हैं उनके पास कौन सी नस्ल का टीका उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि गिर गाय में गिर का टीका डलवाएं, साहिवाल में साहिवाल का, थारपारकर में थारपारकर का, और यदि आपके पास हॉलिस्टीन फ्रीजियन क्रॉस है, करंट फ्रीज है, तो उसमें आप करंट फ्रीज का डलवाएं, जिससे कि आपकी नस्ल का सुधार भी होगा और दूध उत्पादन में आगे बढ़ोतरी भी होगी। साहिवाल इस एरिया के लिए रिकमेंड की गाय है, सबसे बढ़िया नस्ल साहिवाल है। इसका एक दिन का दूध हमारे एनडीआरए में रिकॉर्ड किया हुआ 45 किलो तक का है, और ये तकरीबन 9 से 11 महीने तक दूध देती है। पहले ब्यात की उम्र इसकी 37 से 46 महीना है। यदि पूरे ब्यात का देखें हम तो 1800 से लेकर 2300 किलो तक दूध देती है। ये बहुत डोसाइल है और बहुत फैमिलियर, हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर में अच्छी तरह रह जाती है। नेक्स्ट गाय आती है गिर। गिर जो कि आपने देखा हो कि गिर फॉरेस्ट गुजरात के वहाँ हो जाती है। इवन हमारा जो श्योपुर का एरिया है वहाँ कम से कम 40,000 गिर के पशु पाले जा रहे हैं। ये बहुत रफ एंड टफ है, इसमें बीमारियां कम लगती हैं। यदि उचित प्रबंधन किया जाए तो ये भी 20 किलो तक दूध एक दिन में दे देती है। इसका जो दूध देने का अवधि है 9 से 10 महीने तक दूध देती है, और इसका ब्यात अंतराल तकरीबन 14 से 18 महीना है। लेकिन ये कि उचित प्रबंधन करेंगे तो गिर नस्ल भी हमारे यहाँ प्लेटफार्म पे बड़ा अच्छा सक्सेस रहती है। ये 2 नस्ल ऐसी हैं जो हमारे लाल और भूरे रंग की हैं, दोनों सक्सेस होती हैं। थारपारकर नस्ल है, ये थारपारकर नस्ल सफेद रंग की है। आप सभी ने कृष्ण भगवान की फोटो देखी होगी, उसमें जो सफेद गाय है वो थारपारकर है। ये गर्मी को बर्दाश्त करने वाली है। कुदरती इसमें जब गर्मी बढ़ती है तो सफेद रंग हो जाता है, और सर्दी जब बढ़ती है तो इसमें ग्रे रंग आ जाता है। ये भी 20 किलो तक दूध देती है उचित प्रबंध करने पर। और ये 3 नस्ल ही हम देसी गाय की रिकमेंड करते हैं एमपी क्षेत्र के लिए, जो अच्छा दूध दे सकती हैं और रफ एंड टफ हैं, और आम किसान भी इनको अच्छी तरह पाल सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है, कृत्रिम गर्भाधान टेक्निक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नर पशु जो है उसका आनुवांशिक गुणवत्ता का दोहन किया जा सकता है।
लेकिन ये जो IVF टेक्नोलॉजी है इसमें उससे आनुवंशिक गुणवत्ता वाले जो मादा पशु है और जो उच्च गुणवत्ता वाले नर पशु है, उन दोनों का ही आनुवंशिक गुणवत्ता का जो लाभ है इस टेक्निक के थ्रू लिया जा सकता है। 7 पुश्तों में भी जो आनुवंशिक गुणवत्ता का वृद्धि हुआ है उसका लाभ एक ही जनरेशन में इस टेक्निक के थ्रू लिया जा सकता है। और इसके लिए भारत सरकार 5,000 रुपये तक की इंसेंटिव प्रोवाइड करता है हर सक्सेसफुल IVF का कॉन्सेप्शन पर। ये एक पहल चलाई थी भारत सरकार ने जो राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम की कहा जाता है। इसके क्रियान्वयन 50% से कम जहां भी AI कवरेज थी वहां कराई गई थी और यहां निःशुल्क देसी नस्ल के जो हमारे पशु है उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। और इससे देखा गया कि 4 सालों में जो 50% से भी कम AI कवरेज वाले डिस्ट्रिक्ट थे वो आगे आ गए और उसमें 50 से भी ज़्यादा AI कवरेज होने लगा। इसी के साथ आनुवंशिक गुणवत्ता तो एक है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जा रहा है। उसी के साथ हमारा भारत सरकार में और भी स्कीम्स है, जैसे पशु के रोकथाम के लिए लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें FMD यानी कि खुरपका मुड़पका और ब्रूसेलोसिस के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये नेशनल लाइवस्टॉक मिशन एक स्कीम है जिसके तहत 50% तक की कैपिटल सब्सिडी जो है किसानों को दिया जाता है, जिसमें पोल्ट्री यूनिट में 25 लाख तक 1000 बर्ड्स तक की लिया जा सकती है। फिर शीप एंड गोट फार्मिंग का जो है वो 10 लाख तक 10 से 50 लाख तक लिया जा सकता है और पिगरी के लिए 15 से 30 लाख तक की लोन लिया जा सकता है, जिसमें कि कैपिटल सब्सिडी की तरह 50% कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है। बीज से बाजार तक और खाद से खलिहान तक, देखेंगे क्या है किसी क्षेत्र में नवीन जानकारी। इसे जानने के लिए चलिए चलते हैं, देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। केरल में मानसून की दस्तक जल्द, 65 रुपए प्रति क्विंटल होगी गन्ना FRP। कपास उत्पादकता मिशन को केंद्र की मंजूरी। गेहूं उपार्जन में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त और 91% जायद फसलों की बुआई पूरी। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केरल में जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अब शुष्क मौसम ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही एशियाई मानसून भी धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बदलाव दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का बड़ा संकेत है। दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय इलाकों में मानसूनी गतिविधियां अब कमजोर पड़ रही हैं, जबकि भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बादलों और हवाओं की हलचल तेज होती दिख रही है। यानी मानसून अब भारत और दक्षिण एशिया की ओर सक्रिय होने लगा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया यह फैसला देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि 10.25% की बेसिक रिकवरी पर 365 रुपए प्रति क्विंटल FRP स्वीकृत किया गया है। साथ ही 10.25% से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए 3 रुपए 56 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा, जबकि 10.25% से कम रिकवरी पर इसी दर से FRP में कमी का प्रावधान है। जिन चीनी मिलों में रिकवरी 9.5% से कम रहेगी, वहां भी किसानों के FRP में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसे किसानों को 338 रुपए 30 पैसे प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसकी स्वीकृति दी जाना तथा सदस्य देशों के साथ कृषि उत्पादों के सुरक्षित व्यापार, प्लांट क्वारंटीन और फाइटोसैनिटरी सहयोग यानी पौधों की सुरक्षा के नियम से जुड़े समझौते को स्वीकृति मिलना किसानों, कृषि अर्थव्यवस्था और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। यह पहल एक और कपास किसानों को आधुनिक अनुसंधान,
नई तकनीकों और बेहतर उत्पादन प्रणाली से जोड़ेगी, वहीं दूसरी ओर सुरक्षित कृषि व्यापार, कीट जोखिम में कमी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई मजबूती देगी। श्री चौहान ने बताया कि मिशन के लिए कुल 5,659.22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पहला प्रमुख घटक अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों सहित रणनीतिक उपायों के माध्यम से कपास की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्पष्ट किया कि गेहूं उपार्जन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा उपार्जन के लिए की गई व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने उज्जैन में सेवा सहकारी संस्था दताना और सुरजनवासा के ग्राम मानपुरा स्थित उपार्जन केंद्र एग्रो स्टील साइलो पर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर यादव ने उपार्जन केंद्र पर मौजूद किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं के संबंध में पड़ताल भी की। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में आवश्यकता अनुसार गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि में वृद्धि की जा रही है। सरकार गेहूं, चना, मसूर की लगातार खरीदी कर रही है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान तौल व्यवस्था, भंडारण, भुगतान प्रक्रिया और उपार्जन केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। प्रदेश में इस साल जायद फसलों की बुआई पिछले साल की अपेक्षा अधिक की गई है। अब तक 91% जायद बुआई पूरी हो चुकी है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 13 लाख हेक्टेयर में जायद फसलों की बुआई की गई है। पिछले साल समान अवधि में 11.5 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सबसे अधिक 10.5 लाख हेक्टेयर में मूंग की बुआई हुई है। गत वर्ष समान अवधि में 10 लाख हेक्टेयर में मूंग की बुआई की गई थी। उड़द की बुआई 1.63 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो समान अवधि में गत वर्ष की बुआई 88,909 हेक्टेयर से अधिक है। उड़द बुआई का लक्ष्य 1.75 लाख हेक्टेयर प्रस्तावित है। जायद मौसम में 11.09 लाख हेक्टेयर में कुल दलहनी फसलें बोई गई हैं। गत वर्ष इस अवधि में अधिकतम 10.58 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। चालू जायद मौसम में 13 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों की बुआई का कार्यक्रम है। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन, आपको बता दें इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर यानी बृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 2028 का लक्ष्य है मध्य प्रदेश का कि उसे मिल्क कैपिटल बनना ही है। इसलिए इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पशुपालन करना जरूरी है, डेयरी उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। कई प्रसंस्करण, कई इकाइयों की स्थापना भी की जा रही है ताकि किसानों की आय वृद्धि की जा सके। उनके आय के नए आयाम खोजने के लिए दरअसल मध्य प्रदेश की जलवायु आधारित ये डेयरी संवर्धन और पशुपालन पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही।